हेलो प्यारे बच्चों आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल सीरीज को जिसको हम फॉलो कर रहे हैं कुमार मित्तल की फेमस बुक से उसके अंकित प्रश्नों को। और आप जानते हैं कुमार मित्तल की ये जो बुक है ये यूपी बोर्ड में काफ़ी फेमस है। लेकिन इसकी क्वालिटी यह है कि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। तो न केवल ये यूपी बोर्ड के लिए बल्कि यह इक्वली फ्रूटफुल है बाकी सारे बोर्ड्स के लिए भी। तो यदि आप चाहते हो कि प्रत्येक चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। तो हम इसमें कर रहे हैं, इस बुक में कर रहे हैं एट प्रेजेंट चैप्टर नंबर 4 को, जो कि है संधारित्र तथा परावैद्युत। हमने अपनी लास्ट क्लास तक इसमें कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 60 तक, आज करेंगे उससे आगे। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात या शेयर जरूर कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करना, पूरी उम्मीद है पूरा हम कोशिश करेंगे कि आपको समय से क्या कर देंगे उसका जवाब देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कहते हैं एक 0.50 माइक्रोफेरेड का संधारित्र 0.75 माइक्रोफेरेड के संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। इस संयोग को 110 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। बैटरी से कुल कितना आवेश लिया गया है तथा प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है, ये चीजें हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका आप जानते हैं, इस तरीके से हम इनको समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। ये हमने दोनों को जोड़ दिया। पहला हमारा था 0.50 माइक्रोफेरेड का, और दूसरा हमारा था 0.75 माइक्रोफेरेड का। और कहते हैं इस संयोग को हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया जिसकी वोल्टेज कितनी दी है हमारे को, 110 वोल्ट दी है। ये हो गया 110 वोल्ट। 110 वोल्ट की बैटरी से हमने इसे जोड़ दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। चलिए अब क्या कहता है, बैटरी से कुल कितना आवेश लिया गया, प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। हम कहते हैं, मान लेते हैं ये वाला संधारित्र है C1 और ये वाला क्या है C2। तो सॉल्व करते हैं, लिखते हैं चूंकि C1 व C2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए जो तुल्य धारिता होगी C इज इक्वल टू होगी C1 प्लस C2 के बराबर होगी। पहले का मान कितना है 0.50, दूसरे का मान कितना है 0.75, तो टोटल कितना आ जाएगा 1.25, साथ में आ जाएगा माइक्रोफेरेड। तो तुल्य धारिता निकल गई 1.25 माइक्रोफेरेड के बराबर होगी। पहला हमारी बात ये क्लियर होगी। अब सेकंड चीज क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश, बैटरी से कुल कितना आवेश लिया गया, पहले ये निकालते हैं। तो लिखते हैं चूंकि Q बराबर होता है CV के, तो हम लिख लेंगे C की वैल्यू है 1.25 गुणा 10 की घात -6, क्योंकि ये माइक्रोफेरेड है इसलिए 10 की घात -6 आ गया, गुणा V का मान कितना है, तो हमें पता है V का मान दिया है 110 वोल्ट, तो V का मान रख लेंगे 110। तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 7 27 का 7 हासिल 2, 11 एकम 11 12 13, ये आ गया। 2 के बाद दशमलव आ गया क्योंकि दो दशमलव के बाद दो स्थान यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, ये है 1.25 1.25, तो इससे मल्टीप्लाई करें इतना आ गया, मल्टीप्लाई क्या आ गया 10 टू द पावर -6, तो Q का मान आ गया 13.75 गुणा 10 की घात -6। हम चाहें तो इसको माइक्रो कूलम्ब में भी लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और रहेगी, ये पीछे जीरो था हमारा, हमने 11 की गुणा करी थी, जीरो नहीं लगाया था, तो जीरो नहीं लगाए इसलिए थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन आ रहा है, इसको सही कर लेंगे। ये आ जाएगा 1 3, अभी हमने निकाला था 75 और साथ में ये था जीरो, अब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ आएगा, तो ये आ गया 137.5 माइक्रो कूलम्ब के बराबर, ये हमारे पास आवेश का माना गया। यानी कि बैटरी से लिया गया कुल आवेश कितना लिया गया वो हमारे को पता चल गया, इतने के बराबर होगा। सेकंड बात, प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा। ध्यान रखिए ये दोनों समांतर क्रम में, तो इस पर भी वोल्टेज का मान, यदि ये V के बराबर है तो इस पर भी वोल्टेज V होगी और इस पर भी वोल्टेज क्या होगी, V होगी। समांतर क्रम में जितने भी अवयव जोड़े जाते हैं उन सब पर विभव का मान समान होता है। तो पहले संधारित्र पर आवेश निकालते हैं, हम लिखते हैं पहले संधारित्र पर आवेश,
तो कितना आ जाएगा आवेश का मान? ये आ जाएगा Q1 बराबर C1 इंटू वी। C1 का मान हमें पता है 0.50 माइक्रोफैरड, मतलब 10 की घात -6, गुणा V का मान कितना है 110 वोल्ट। गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1100, 11 पंजे 55, और पीछे वाला जीरो आ गया यहाँ, 2 के बाद दशमलव, तो यहाँ गुणा 10 की घात -6, यानी कि आ गया 55 माइक्रो फैरड के बराबर आ जाएगा। माइक्रो कूलाम के बराबर आएगा, सॉरी, क्योंकि ये आवेश है तो माइक्रो कूलाम आएगा। इसी प्रकार Q2 का मान निकाल सकते हैं, लिखते हैं चूंकि Q2 बराबर होगा C2 इंटू वी। C2 का मान कितना है 0.75 गुणा 10 की घात -6, क्योंकि माइक्रो में है, और V का मान 110 वोल्ट ही होगा, जितना यहाँ है उतना यहाँ होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। पहले तो ये 0 है तो 0 लिख लीजिए, 11 पंजे 55, 11 सते 77, 77 और 5 हो गए 82, ये आ गया 2 के बाद डेसिमल, इतना आ गया, गुणा 10 की घात -6, तो कितना आ गया 82.5 माइक्रो कूलाम। ये सेकंड पर आवेश आ गया, और सारे आंसर हमारे यहाँ देख रहे हो आप मैच हो गए हैं, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 61 को हम ऐसे कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, दो संधारित्र C1 तथा C2 जो कि 4 और 12 माइक्रोफैरड के हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस संयोग को तीसरे संधारित्र C बराबर 8 माइक्रोफैरड के साथ श्रेणी क्रम में 200 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। ज्ञात कीजिए संयोग की कुल धारिता। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। C1 और C2 हमारे को दे रखे हैं, देखिए हम इस तरीके से समांतर क्रम में है, ये हमने ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा C1 हो गया, ये C2 हो गया, और ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में, ये हो गया C1, ये है C2। C1 का मान है 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, और C2 का मान हमें दे दिया है 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड। इसको हमने किसके साथ जोड़ दिया, एक तीसरे संधारित्र के साथ जोड़ दिया, और जिसकी धारिता कितनी है 8 माइक्रोफैरड है। इसकी धारिता, इसको C3 मान लेते हैं, और इसकी धारिता 8 माइक्रोफैरड। आगे क्या कहता है कि श्रेणी क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसको क्या कर दिया, एक 200 वोल्ट यानी कि एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया या सेल से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वोल्टेज जो है वो कितनी है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट ये हमें दी है, 200 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। तो संयोग की कुल धारिता निकालनी है। ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, ये श्रेणी क्रम में। तो आंसर निकालेंगे, आसान है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं C1 व C2 समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो निकालेंगे समांतर क्रम में C = C12 बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 के बराबर होगा। C1 का मान दिया है हमारे को 4 माइक्रोफैरड, और C2 का मान दिया है हमारे को 12 माइक्रोफैरड। 4 + 12 यानी कि हो गया 16 माइक्रोफैरड। यानी कि अब इन दोनों के स्थान पर केवल एक ही आ जाएगा, और उसके साथ ये C3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। यानी कि मैं यहां से लेके यहां तक के डायग्राम को, ये A है, ये B है, इसको ऐसे बना सकता हूं। ये बिंदु था A, ये आ गया C12, और यहां पर हमारा क्या आ गया C3 आ गया, ये बिंदु था B। अब इसको हमने क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी वही है जिसकी वोल्टेज कितनी है 200 वोल्ट है। यानी कि इस वाले डायग्राम को अब हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे, हम लिखते हैं C12 तथा C3 श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता 1/C = 1/C12 + 1/C3 के बराबर होगी। वैल्यू पुट करें, 1/C तो तुल्य धारिता है, T यानी कि तुल्य धारिता। 1/C12 का मान है 1/, इसका मान है 16, प्लस C3 का मान हमारे को दे रखा है, C3 का मान दिया है 8 माइक्रोफैरड यानी कि 1/8। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 16 आ गया। 1 + 8 दूनी 16 यानी कि हो गया 3/16, 1/C के बराबर। दोनों को पलट देंगे तो C बराबर आ गया 16/3। यहां भी हर को अंश में, अंश को हर में लाइए, यहां भी हर को अंश में, अंश को हर में लाइए, इतना आ गया, और साथ में आ गया माइक्रोफैरड। तो इसको 16/3 माइक्रोफैरड कह सकते हैं। डेसिमल में मान निकालेंगे तो इतना ही आएगा। निकाल सकते हैं 3 पंजे 15 और 3 तियां 9, 3 तियां 9 माइक्रो
फैराड। तो तुल्य धारिता जो पहला पार्ट था, संयोग की कुल धारिता ज्ञात कीजिए, ये हमने निकाल लिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया। चलिए सेकंड पार्ट, C3 की प्लेट पर आवेश। इस C3 की प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात करना है। यदि तुल्य धारिता निकल गई तो आप इन संधारित्रों को, इन दोनों को जोड़ करके जो एक सिंगल संधारित्र आएगा उस पर आवेश ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करते हैं, हम लिखते हैं, चूंकि सूत्र होता है Q बराबर हमारा होता है C इंटू V, तो Q बराबर आ गया, C की वैल्यू हमारे को पता चल गई, तुल्य धारिता 16/3 है, गुणा V का मान हमारे को कितना दे रखा है, ये हमारे को दिया है 200 वोल्ट, तो ये आ गया 16 दूनी 32, 3200/3, यानी कि आ गया 3 एकम 3, फिर आ गया 2, 3 छिंग 18, फिर हो गया 2, 3 छिंग 18, और ऐसे ही आप आगे बढ़ा सकते हो इसको, 3 छिंग 18 ऐसे लिख सकते हो। तो Q का मान हमारा जो निकल के आया है, एक देखिए गलती हमने कर ली, ये माइक्रोफैरड में था और हमने इसको केवल C की वैल्यू ऐसे ही रखी है, तो थोड़ा सा इसको सुधार कर लें। देखिए ये C था, तो C का मान 5.33 या 16/3 माइक्रोफैरड था, तो लिखते हैं 16/3, या सीधे लिख लेते हैं 5.33 गुणा 10 की घात -6 गुणा, ये V का मान हमें दे दिया है कितना, 200 वोल्ट, 200। अब कर लेते हैं, तो 200 की इसमें करेंगे तो ये आ गया 533, या सीधे मल्टीप्लाई करें, चलिए 2 से गुणा करिए, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 5 दूनी 10, और पीछे 2 जीरो और लगा दीजिए। इसकी कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो यहाँ पर आपने डेसिमल लगा दिया, गुणा 10 की घात -6, तो कितना आ गया 1066 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, 1066 माइक्रो कूलाम में लिख लीजिए, या जैसे इसने यहाँ निकाला ऐसे लिख लीजिए 1.66, क्योंकि ये 6 बार बार आएगा तो इसको 6-7 भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये आ गया गुणा 10 की घात -6, और 2 स्थान इधर ले जाइए, 3 स्थान, या 2 ले जा रहे हो तो 2, 10.66 गुणा 10 की घात -4 कूलाम के बराबर होगा। अब देखिए, ये तो मैंने इन दोनों के कारण जो एक संधारित्र आया था उस पे आवेश ज्ञात करा है, लेकिन वही आवेश इन दोनों के लिए भी होगा, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो जितना पहले पर आवेश होगा उतना ही दूसरे पर होगा। इसका मतलब C3 पर इतना ही आवेश होगा, और C1 और C2 का जो हम कह सकते हैं तुल्य धारिता आई, उस पर भी इतना आवेश होगा। मुझे लगता है मेरी बात समझ रहे होंगे। ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो हम लिखते हैं यही आवेश C12 व C3 पर होगा, दोनों पर इतना ही आवेश का मान होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, यही वाला होगा। थर्ड पार्ट में देखिए, C का विभवांतर ज्ञात करना है, C3 का विभवांतर, यानी कि इस C3 की विभव हमें कैलकुलेट करनी है। हमें तुल्य धारिता पता है, हमें आवेश का मान पता चल गया, तो C3 का विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। तो तीसरा पार्ट करते हैं। C3 का मान हमें पता है कितना है, 8 माइक्रोफैरड है, तो करें, हम लिखते हैं C3 पर विभव, क्या हमने कहा, C3 बराबर है 8 माइक्रोफैरड के। Q का मान अभी हमने निकाला, ये था हमारा 10.66 गुणा 10 की घात -4, 10.66 गुणा 10 की घात -4, ये कूलम था। हमें V निकालना है, क्योंकि Q बराबर होता है CV, तो V इजिकल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन C के बराबर आ जाएगा। वैल्यू पुट करें तो यह गया 10, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1066 गुणा 10 की घात -6 बटे C का मान कितना आ गया, 8 गुणा 10 की घात -6, तो 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कट गया। अब आप कंफ्यूज मत हो ना कि सर ने 10.66 गुणा 10 की घात -4 को 1066 गुणा 10 की घात -6 क्यों करा है। मैंने डेसिमल यहां से इधर की ओर लाऊंगा तो ये 2 स्थान दशमलव पीछे आएगा, तो यहां पर घात -2 बढ़ जाएगी, इस तरीके से आएगा। अब 8 से भाग दे दीजिए, 1066 बटे 8, तो 8 एकम 8, 2 हो गया, 8 तिया 24, 8 तिया 24, और 8 दूनी 16, 16 और 4 8 पंजे 40, तो वोल्टेज का मान आ गया 133.25
वोल्ट। ये हमारा C3 का विभव निकल के आ गया, C3 है तो ये Q3 का मान इतना है, और ये V3 हम निकाल देंगे Q3 बटे C3, और ये हमारे पास वोल्टेज निकल के आ गई C3 जो हमारे पास संधारित्र था उसकी। तो चेक करवा देते हैं आपको पीछे, ये निकल गया कि 133.3 वोल्ट। देखिए हमारा कितना आया 133.3, ये 5 से ऊपर जाएगा तो 0.3 वोल्ट ऐसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब पीछे देखते हैं हमें और क्या निकालना है। चौथा, समांतर संयोग पाह का विभवांतर। इस समांतर संयोग का विभवांतर निकालना है, यानी कि C12 की वोल्टेज निकालनी है। सेम ऐसे ही निकालेंगे। C12 पर हमें आवेश का मान पता है कि यही आवेश C12 व C3 पर होगा, तो C12 पर आवेश है 10.66 गुणा 10 की घात -4, ये है। और तुल्य धारिता भी हमें पता है, C12 की तुल्य धारिता हमारी निकल के आ गई थी, कितनी निकल के आई थी, यहां पर देखें ये आई थी 16 माइक्रोफैराड। तो बस इससे निकालेंगे, देखेंगे समांतर संयोग चौथा पार्ट है, ये हमारा तीसरा पार्ट था। समांतर संयोग पर विभव कैसे निकालेंगे? हमने कहा समांतर संयोग मतलब C12 का मान अभी हमने निकाला, कितना आया था 16 माइक्रोफैराड था, 16 माइक्रोफैराड, 16 माइक्रोफैराड। और C12 पर आवेश जिसे मैं Q12 भी लिख सकता हूं, इसका मान कितना था जितना Q3 का मान था, 10.66 गुणा 10 की घात -6, 10.66 गुणा 10 की घात -4 कूलम। और इसी को लिख सकते हैं 1066 गुणा 10 की घात -6 कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ गया। तो अब वोल्टेज का मान निकालना है, तो फिर से फार्मूला यही वाला V = तो V12 बराबर Q12 बटे C12 ऐसे लिख लेंगे। समांतर संयोग 1 तथा 2 की बीच में विभवांतर बराबर उन पर कुल आवेश, संयोग का कुल आवेश बटे कुल धारिता। वैल्यू पुट करेंगे C12 का, Q12 का मान 1066 गुणा 10 की घात -6 बटे C12 का मान कितना आ गया 16 गुणा 10 की घात -6। इससे ये कट जाएगा तो कितना आ गया 1066 बटे 16, भाग दे देंगे 16 पंजे से 16 छिक 96, 96 आ गया, तो ये आ गया 10, तो ये हो गया 106, 16 छिक 96। ये ऐसे ही मुझे लगता है इतना ही चलता रहेगा, आप चाहें तो अलग से भाग दे सकते हैं। 1066 में 16 का भाग दीजिए, 16 पंजे से 16 छिक 96, कितना आ गया 10, उतारा 6, 16 छिक 96, फिर से कितना आ गया 10, दशमलव लगाया, जीरो आया बढ़ाया, 16 पंजे से 16 छिक 96 और बढ़िया 4, दशमलव है 0, 16 दूनी 32, तो लगभग इतना आ जाएगा। तो ये आ गया 66.62, ये क्या आ जाएगी इतने वोल्ट। ऐसे ऐसे क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो मुझे लगता है समझ में आना चाहिए, यदि आप लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अभी तक ये बात क्लियर होगी कि इस वाले डायग्राम में जितनी वोल्टेज जिसमें होगी उतनी वोल्टेज इसमें होगी। इन दोनों पर विभव का मान समान होगा, जो हमने निकाला है वो, यदि वो C1 C2 पर भी पूछता तो दोनों पर विभव का मान इतना ही होता, पहली बात। दूसरी, यदि श्रेणी क्रम की बात करी जाए तो इन दोनों पर जो आवेश संचय होगा वो समान होगा, विभव पतन अलग अलग होगा, लेकिन दोनों विभव पतन का योग 200 वोल्ट होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये टोटल वोल्ट कितनी है 200। अब इसमें वोल्टेज देखिए यहां पर मैंने निकाली है, ये तो हम पीछे चले गए, हाँ यहां पर वोल्टेज देखिए 133.25 और यह है 66.62। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगी फिर से 200, दोनों का योग। इसका अर्थ है कि श्रेणी क्रम में जो टोटल वोल्टेज होती है वो इनके बीच में बट जाती है, किस पर ज्यादा जाएगी किस पर कम जाएगी, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनकी धारिता किस प्रकार से और उन पर आवेश संचय कैसा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लास्ट आंसर आप देख रहे होंगे बिल्कुल सही है, 66.66 कंटिन्यूशन में आ रहा है, तो वो 67 के बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट 1 2 3 4, नेक्स्ट पेज का भी 1 2 3 4। चलिए अब आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
एक नए तरीके का क्वेश्चंस आपके सामने है। अभी तक जितने क्वेश्चंस करे ये थोड़ा उससे हटके है क्योंकि ये बेसिक फार्मूले पे डिपेंड है। क्या है क्वेश्चन? किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है यदि इसके प्लेटों के बीच, जबकि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है। तो हम जानते हैं निर्वात वाले संधारित्र की धारिता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी नॉट से। और सी नॉट का मान इसने क्या दे दिया? सी दे दिया। प्लेटों के बीच के स्थान को दो परावैद्युतों की बराबर बराबर मात्राओं से चित्र में प्रदर्शित दो विधियों से भरा जाता है। तो पहली विधि तो हमने उन्हें ये दे दी और अगले पेज में दूसरी विधि है। भरा जाता है यदि परावैद्युतांक 3 तथा 6 हो तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। क्लियर होगी बात? अब ये हमारे पास संधारित्र है। संधारित्र का एक निर्वात वाले संधारित्र की धारिता का सूत्र हम जानते हैं चूंकि वायु या निर्वात संधारित्र की धारिता हम उसे सी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सी नॉट बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी के बराबर होता है। ये इक्वेशन 1 मान रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट यानी कि ये है वैद्युतशीलता है, जबकि प्लेटों के बीच में क्या है? निर्वात। ए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, डी प्लेटों के बीच की दूरी। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा पलट के बना रहा हूं तो थोड़ा आपको समझ में आएगी बात। ये मैंने पहली प्लेट बना दी, ये दूसरी प्लेट बना दी। ध्यान देना, ये इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ये यहां पर ये चले गया, ये यहां पर ये चले गया। अब इसके ऊपर वाले हिस्से में अलग अलग कलर ले लेते हैं। हमने ऊपर वाले हिस्से में ऐसे करके बना दिया, आधे हिस्से में ऐसे एक पदार्थ बना दिया, और नीचे वाले इसका परावैद्युतांक कितना है? के की वैल्यू कितनी दे दी हमें? 3। और इसको मान लेते हैं ये K1 है, K1 बराबर है 3। इसी प्रकार दूसरा ले लेते हैं। यहां पर जो दूसरा परावैद्युतांक आधे स्थान पे भरा हुआ है उसको हम ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं, और उसका परावैद्युतांक मान लेते हैं K2 है, और K2 का मान कितना दे दिया इसने? 6। ये दे दिया। ध्यान रखिए ये जो प्लेट होती है, इस पूरी प्लेट का जो क्षेत्रफल होता है, इस प्लेट का क्षेत्रफल होता है A, और दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है D। क्लियर होगी बात यहां तक? अब देखिए आधे स्थान पर K1 वाला भरा हुआ है और आधे स्थान पर K2 है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके लिए A का मान हो जाएगा A/2, ऐसे इसके लिए भी A का मान हो जाएगा A/2, जबकि इनके बीच की दूरी D की D रही है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक के बजाय दो प्रकार के संधारित्र हो गए, और यह दोनों के दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। यानी कि मैं ऐसे संधारित्र को ऐसे बना सकता हूं। इस वाले को मैंने इस तरीके से बनाया। पहला संधारित्र ये था जिसकी प्लेटों के बीच K1 पदार्थ बना हुआ है, प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो A/2 है, और बीच की दूरी कितनी है? D। समझना मेरी बात को। और ऐसे ही नीचे दूसरा बना दिया मैंने ऐसे करके, प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक K2 है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D ही है, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? A/2। अब इनको यदि मैं ऐसे जोड़ करके ऐसे कर दूं तो भाई ये समांतर क्रम ही तो है। तो यह दोनों के दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में। ध्यान देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, मान लेते हैं इस वाले संधारित्र या ऊपर वाले संधारित्र की धारिता को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं C1 से। इसकी धारिता मान लेते हैं, इस वाले संधारित्र की धारिता कितनी है? C1, और इसकी धारिता क्या है? C2। यानी कि इसकी धारिता मैंने ले ली C1, इसकी ले ली C2। तो सबसे पहले C1 का मान निकालते हैं, लिखते हैं, क्योंकि C1 बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू प्लेटों का क्षेत्रफल कितना? A/2, तो A/2 और बटे क्या आ जाएगा? ध्यान देना ये वाला सूत्र सेम यही है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। यदि निर्वात हो तो K का मान 1 हो जाता है, तब ये एप्सिलॉन नॉट A/D के बराबर होता है। यदि निर्वात की जगह कोई माध्यम है तो वहां परावैद्युतांक K आ जाता है। यहां परावैद्युतांक को हमने K1 ले लिया। इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? यह जगह C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D तो मैंने यहां लिख लिया, और साथ में क्या आ गया? ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं K1/2, ऐसे लिख सकता हूं। एप्सिलॉन नॉट A/D यहां पर लिख लिया K1/2, और एप्सिलॉन नॉट A/D किसके बराबर है? ये तो C नॉट के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? C1 बराबर C नॉट इंटू K1/2
2, ऐसा आ गया। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की धारिता निकालते हैं नीचे वाले की, तो लिखते हैं इसी प्रकार C2 बराबर, सब चीजें वही रहेगी, एप्सिलॉन नॉट, K की जगह K2, ये हो जाएगा A/2 और बटे D की जगह आ गया D। फिर से C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट A/D बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया K2/2, ये निकल गया। तो ये एप्सिलॉन नॉट A/D क्या है, C2 के बराबर, C0 के बराबर, तो C2 बराबर C0 इंटू K2/2, तो C2 बराबर C0 K2/2, जहां C0 का मान है एप्सिलॉन नॉट A/D, इसके बराबर। अब ये दोनों के दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में संयोग है, तो लिखते हैं C1 व C2 समांतर क्रम में, तो लिखते हैं C1 व C2 समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का मान है, तो हम लिखेंगे परिणामी धारिता C T लिख लेते हैं, कुल बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2, वैल्यू पुट करेंगे, C1 का मान एप्सिलॉन C0 K1/2, C0 K1/2 प्लस C2 का मान C0 K2/2, C0 K2/2, दोनों में क्या कॉमन है, C0/2 कॉमन है, अंदर आ गया K1 प्लस K2। अब हमें प्रश्न में दिया है कि जो C0 है वो C के बराबर है और K1 K2 के मान दिए 3 तथा 6, तो लिख लेंगे C0 की जगह आ गया C/2, K1 का मान आ गया 3 और K2 का मान आ गया 6, तो 6 और 3 कितने हो गए 9, और ये आ गया 9/2, तो ये आ गया 9/2 यानी कि आ गया 4.5। अरे बाबा कुछ गड़बड़ हो गया। देखें जरा, C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D, C बराबर एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू A/2, एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू A/2 इंटू D, एप्सिलॉन नॉट इंटू K1/2 तो यहां पर आ गया, और एप्सिलॉन नॉट A/D ये आ गया, बिल्कुल सही है। C1 बराबर C0 इंटू K1/2, ठीक है, ये तो सही है। C2 बराबर भी सेम ऐसे ही आ जाएगा, C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट K ये भी इसका मान भी सेम आ गया, तो यहाँ क्या गड़बड़ करी हमने, C0 इंटू K1/2, C2 इंटू K2/2, C0/2 कॉमन आ गया, 6 और 3 9 आ गया, बटे 2 ये 4.5 आएगा, जबकि 9 आ रहा है, कुछ हमने गड़बड़ कर दी है, कुछ देखें मान कुछ चेंज है। किसी समांतर संधारित्र की धारिता, अच्छा ये 2 माइक्रोफैरड है ना, देखिए हमें दिया है C0 बराबर C बराबर कितना दे दिया, 2 माइक्रोफैरड दे दिया, तो इस C0 का मान 2 माइक्रोफैरड रखेंगे, इस C का मान कितना रखना है 2 माइक्रोफैरड, तो रखेंगे C का मान कितना है 2/2, और अंदर आ गया 3 प्लस 6। देखिए यहां पर दिया था किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है और इसकी प्लेटों के बीच में निर्वात है, नो निर्वात वाले की C0 की वैल्यू जिसको हम C ले रहे थे वो 2 माइक्रोफैरड के बराबर है, तो क्या आ गया, ये इतना आ गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया 9, और साथ में आ जाएगा माइक्रोफैरड, क्योंकि माइक्रोफैरड में था, तो यदि ऐसे जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैरड आएगी, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए, क्या ये क्लियर है? यदि थोड़ा फोकस करोगे तो आसान है, बस यहां टेक्निकल बात यह है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इस डायग्राम को ऐसे पलट के रखें तो देखेंगे ये दोनों के दोनों समांतर क्रम को प्रदर्शित करते हैं। और बेसिक फार्मूले से स्टार्ट करेंगे, C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D से, इससे। तो चलिए अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरे भाग में इन्होंने ऐसे बना दिया है, देखिए ये ऊपर की ओर इसके तार ऐसे गया हुआ है, ऐसे तार है, इसको पलट के बनाए तो मैं ऐसे बना सकता हूं, ये ऐसे बना दिया, और इसके बीच में 2 पट्टियां कैसे लगा रखी है, फिर से ध्यान देना, पहली पट्टी तो ये लगा दी, ये लगा दी, इसका परावैद्युतांक कितना दे दिया K1, और K1 का मान कितना है 3, और दूसरी पट्टी ये वाली लगा दी, दूसरे कलर की बना देते हैं, ये वाली लगा दी, इसका परावैद्युतांक है K2 और K2 का मान कितना दे दिया 6। अब ध्यान दीजिए, इसकी प्लेट का क्षेत्रफल कितना होता है A, बीच की दूरी कितनी होती है टोटल D। तो अब क्या होगा, अब होना यह है कि इसकी जो मोटाई होगी वो होगी D/2, ये भी कितना होगा D/2, लेकिन इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा
ए ही होगा और इसका क्षेत्रफल भी ए ही होगा, क्योंकि ये ऐसे में पूरी लंबी है ना, प्लेट के जो क्षेत्रफल है उसी के बराबर इसका क्षेत्रफल है। लेकिन जो टोटल दूरी थी डी, उसे दो हिस्सों में बांट दिया, डी/2 में ये है, डी/2 में ये है। अब दोनों का फिर से अलग अलग हम क्या निकालेंगे, धारिता कैलकुलेट करेंगे। ये हमारी हो गई C1, इसको ले लेंगे C2। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले वाली की लिखते हैं C1 की धारिता। तो C1 बराबर किसके होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू ए बटे डी। तो ए की जगह ये आ जाएगा और डी की जगह क्या आ जाएगा, D/2। इसको सॉल्व करेंगे तो C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी इतना आ गया, और साथ में ऊपर आ गया 2K1, इसके बराबर आ गया। एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी किसके बराबर था, C0 के बराबर। C0 इंटू क्या गया 2K1, तो इसको लिख लेंगे 2C0 और K1। पहले संधारित्र की धारिता ये आ गई इस वाली स्थिति में, सेकंड केस है, ये आ गई। इसी प्रकार दूसरे की बात कर लें, इस दूसरे वाले की बात करें तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, C2 बराबर, फॉर्मूला सब वही आएगा, एप्सिलॉन नॉट K1 की जगह K2, A की जगह A और D की जगह क्या आ जाएगा, D/2। इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी ये आ गया, और अंदर आ गया 2K2। तो लिखेंगे यहां C2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, C2 बराबर आ जाएगा इस पूरे का मान C0 इंटू 2K2 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा C2 बराबर 2C0 K2 के बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, ध्यान रखना। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये इस तरीके से ये पहला संधारित्र हो गया और ऐसे ये दूसरा संधारित्र हो गया। धारा इधर से आ रही है, पहले पूरे एक में जा रही है, फिर दूसरे में जा रही है, फिर बाहर निकल रही है। ये श्रेणी क्रम है, ये C1 है और ये C2 है। तो लिखेंगे C1 व V2 श्रेणी क्रम में, लिखेंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 के बराबर होगी। C1 का मान कितना है, 1 C1 का मान है ये आ गया ये वाला 2C0 K1, 2C0 K1 प्लस C2 का मान है 2C0 K2 के बराबर है। दोनों में 1/2C0 कॉमन आ गया, यहां पर आ गया 1/K1 प्लस 1/K2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2C0 ये आ गया, ये K1 K2 ऐसे लिख सकते हैं और ऊपर लिख सकते हैं K1 प्लस K2, ऐसे लिख सकते हैं 1/C। फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/C इज इक्वल टू 1/2C0 और ये आ गया ये तो ऐसे ही लिख दिया हमने, फिर से K1 प्लस K2 बटे K1 K2। हमें तो C की वैल्यू निकालनी है, तो C बराबर इस पूरे को पलट दीजिए तो 2C0 अंदर क्या आ गया K1 K2 बटे K1 प्लस K2। अब वैल्यूज पुट करते हैं। हम जानते हैं चूंकि C0 का मान है 2 माइक्रोफैरड, पहली बात, K1 का मान कितना दिया है हमें 3 और K2 का मान कितना है 6। वैल्यू पुट करें, C बराबर 2 गुणा C0 का मान 2 माइक्रोफैरड, तो यह 2 ही ले लेते हैं क्योंकि ये भी धारिता निकल रही है माइक्रोफैरड में ही निकलेगी। अंदर आ गया K1 का मान कितना आ गया 3 गुणा 6 बटे 3 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी हो गया 4, 6 12 6 3 18 बटे 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 माइक्रोफैरड। तो तुल्य धारिता यदि इस क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता 8 माइक्रोफैरड के बराबर होगी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस बेसिक फार्मूले से इस प्रश्न में शुरुआत करनी है। अगर बेसिक चीजें पता है कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हम A मानते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी को D मानते हैं, उस हिसाब से डायग्राम को लेकर के यदि समझेंगे तो ये प्रश्न आसान होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे पहले पेज का, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4, नेक्स्ट पेज का 1 2 3 4। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 64 आ गया। क्या कहते हैं, संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आधे भाग में किसी विद्युतरोधी पदार्थ को जिसका परावैद्युतांक K है
खिसकाया गया है यानी कि रखा गया है। यदि इसकी प्रारंभिक धारिता C हो तो नई धारिता का मान क्या होगा? नई धारिता का मान हमें बताना है। प्रारंभिक धारिता मतलब जब निर्वात था, तो लिखते हैं चूंकि सॉल्यूशन जब निर्वात था तब धारिता और कितना है इसका मान? धारिता का मान हमें कितना दिया हुआ है? हमें धारिता का मान दे रखा है, प्रारंभिक धारिता C दे रखी है। जब निर्वात था तब धारिता बराबर कितना है? तब धारिता है बराबर C। निर्वात था तब धारिता बराबर क्या आ गया? C। अब हमने क्या करा, इसके आधे भाग में ये कर दिया, तो फिर से इसको मैं ऐसे पलट के दिखा रहा हूं आपको। ऐसे दिखाने में थोड़ा सा आपको आसान मिलेगा ये चीज। अब क्या करा, पहले तो ये ऐसा निर्वात था तो इसकी धारिता कितनी थी? C। अब की बार हमने क्या करा, इसके आधे भाग में, ऊपर के इतने भाग में कोई विद्युत रोधी पदार्थ रख दिया जिसका परावैद्युतांक K है। इसका मतलब है ऊपर K है और नीचे वाले स्थान पर पहले की तरह निर्वात है, यानी कि क्या है? निर्वात है। तो फिर से ये दो संधारित्र बन गए और दोनों संधारित्र किस क्रम में? समांतर क्रम में। जैसे मैंने इससे पहले वाला प्रश्न बताया था, यानी कि इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ये मान लेते हैं, ये हम C1 ले रहे हैं, ये ले रहे हैं C2, तो ये हो गया C1, ऐसे ये फिर से बना दिया, ये हमारा हो गया C2। ये इस तरीके से इसको कनेक्ट हमने कर दिया। तो ये दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो पहले लिखते हैं C1 की धारिता, तो लिखते हैं C1 की धारिता। C1 बराबर फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट, K की परावैद्युतांक कितना है? K है, K इनटू, अब प्लेटों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जस्ट आधा करा हुआ है, तो इसकी प्लेट का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? A/2। इसकी प्लेट का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? A/2। लेकिन बीच की दूरी दोनों के लिए क्या होगी? D की D ही होगी, ये बात ध्यान रखनी है। तो A/2 और अपॉन क्या आ गया? D। सॉल्व करें, एप्सिलॉन नॉट K को थोड़ा बाद में रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D और साथ में हमारा गया K/2। एप्सिलॉन इंटू A/D, इसको ऐसे लिख सकते हैं C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, क्योंकि निर्वात की धारिता है तो इसका मतलब ये किसके बराबर है? C के बराबर है, C इंटू K/2। ये आ गया C1 का मान। इसी प्रकार C2 का मान निकालते हैं, नीचे वाले की क्या है? निर्वात वाला है, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट, K की जगह 1 आ जाएगा, A की जगह आ जाएगा A/2 बटे D, सॉरी A की जगह हाँ A/2 आएगा, D की जगह D आएगा, D की जगह D और A की जगह A/2। करेंगे इसे सॉल्व तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D और साथ में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 1/2। तो C2 बराबर, ये C0 के या C के बराबर है, तो C बटे क्या आ जाएगा? 2। तो C1 की धारिता आई C K/2 और C2 की धारिता आई C/2। मेरी बात समझ रहे होंगे? इसको हमने ठीक पहले की तरह आधा हिस्सा एक संधारित्र बन गया, आधा दूसरा बन गया। दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब C1 C2 के हमने अलग अलग मान निकाल लिए बेसिक फार्मूले से। अब इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं अतः परिणामी धारिता, परिणामी धारिता क्योंकि ये C1 व C2 समांतर क्रम में, तो निकालते हैं। तो CT बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 के। C1 का मान कितना है? C1 का मान है CK/2 और C2 का मान कितना है? C/2। तो C/2 कॉमन आ गया, अंदर आ गया K+1 आ गया और यही हमारी तुल्य धारिता होगी। तो 1/2 C 1 + K, बिल्कुल यही चीज है, 1/2 C 1 + K या K+1 इसके बराबर। तो इस प्रकार से इसे ज्ञात करेंगे। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुरुआत में इसकी तुल्य धारिता जो थी या परिणामी धारिता थी वो C के बराबर थी। जब आधे हिस्से पे K परावैद्युतांक की पट्टी खिसकाई तो अब ये दो ऐसे संधारित्रों में बदल जाएगा जिसमें से एक के बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, दूसरे में निर्वात है। लेकिन जो क्षेत्रफल होगा, प्लेटों का क्षेत्रफल, वो दोनों के लिए आधा आधा हो जाएगा, बीच की दूरी पहले की तरह D होगी।
तो और ये दोनों किस क्रम में काम करेंगे, समांतर क्रम में। तो दोनों की अलग अलग धारिता निकालिए C1 और C2 और दोनों को क्या कर दीजिए, समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, तुल्य धारिता निकल जाएगी। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 61 से 64 तक सॉल्व कराए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसका हम समय रहते जवाब जरूर देंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट बात शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखिए आप लोग अपना ध्यान।